नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जेन जी के आंदोलन को लेकर आलोचना, विवेचना, निंदा, भर्त्सना, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। उसका बार बार विश्लेषण किया जा रहा है और ख़ास तौर पर इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि जेन जी ने, ख़ास तौर पर लड़कियों ने जिस तरह की गालियों का इस्तेमाल किया वो कितना सही था। लड़कियों की गाली को लेकर एक तरह का भूचाल आया हुआ है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जो अपने आप को शुद्धतावादी, पवित्रतावादी, परंपरावादी ये सब मानते हैं और इसकी ठेकेदारी लेकर चलते हैं। बेशक वो अपने जीवन में इन तमाम गालियों का इस्तेमाल करते हों और इन गालियों से ज़्यादा बदतर काम भी करते हों, लेकिन उन्हें ये अखर रहा है कि ये जो किशोर हैं, नौजवान हैं, वो सार्वजनिक स्तर पर ये गालियाँ क्यों दे रहे हैं और इन गालियों के देने का मतलब क्या है। यही समझना सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के समय की, बजाय इसके कि जनरेशन जी को कोसा जाए, उन्हें धिक्कारा जाए कि ये संस्कार विहीन पीढ़ी है, इनके माता पिताओं ने इन्हें ये सब नहीं सिखाया है कि किसको गाली नहीं देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और इसी आधार पर पूरी जो संघ परिवार की जमात है, अंधभक्तों की जमात है, वो जेन जी पर टूट पड़ी है। ये इसी आधार पर उस आंदोलन को खारिज करना चाहती है, क्योंकि ये आंदोलन उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। बहरहाल, ये तो एक छोटी सी भूमिका है उस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने की, जो कि जाने माने विद्वान अनिल तेलतुंबडे ने अपने लेख में उठाए हैं। ये लेख द वायर में प्रकाशित हुआ है, लेकिन उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इतने अहम हैं कि हमें उन पर बातचीत करना चाहिए और एक नए अंदाज से, नए तरीके से वो इस पूरे आंदोलन को, आंदोलन की भाषा को और आंदोलन के जो निहितार्थ हैं उनको स्पष्ट करता है। तो अगर आप सचमुच में इस आंदोलन को समझना चाहते हैं तो आपको अनिल तेलतुंबडे का ये लेख पढ़ना चाहिए, और अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको उसके जो क्रक्स है, जो जिस्ट है, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस आज के वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सुधी दर्शक हैं, जो प्रबुद्ध दर्शक हैं, उन्हें अनिल तेलतुंबडे का ये जो विश्लेषण है ज़रूर पसंद आएगा। मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। ये लेख उन्होंने लिखा है इन डिफेंस ऑफ द प्रोफेनिटी ऑफ प्रोटेस्टर्स, यानी प्रदर्शनकारियों की अश्लीलता का बचाव के पक्ष में कह लीजिए। ये लेख द वायर में प्रकाशित हुआ है, जैसा कि मैंने कहा, और लेख की शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प कहावत से होती है। ये इथियोपियाई कहावत है, इथियोपिया में चलती है। वो कहते हैं कि जब महान मालिक गुजरता है तो बुद्धिमान किसान झुकता है और धीरे से पादता है, चुपचाप, ताकि उसकी आवाज़ ना हो। अब ये जो पूरा मजाक है, ये कहावत है, ये मजाक नहीं है। दरअसल ये सत्ता और अधीनता के बीच उस गहरे रिश्ते को पकड़ती है जहां बाहरी विनम्रता के नीचे एक अवमानना, एक अवज्ञा छिपी रहती है। तेलतुंबडे इसी कहावत से अपनी बात शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है तेलतुंबडे साहब ने, उसको भी ले लेते हैं। 24 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वो एक बहुत बड़ी घटना मानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के एक दशक से ज़्यादा लंबे शासनकाल में किसी भी नागरिक आंदोलन ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की थी। सरकार ने पहले जितने भी आंदोलन हुए उनको, जिनमें कई बड़े आंदोलन भी थे, उनको कुचला, थकाया या फिर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि फिर ये आंदोलन क्यों कामयाब हो गया।
तेलतुंबड़े अब यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं, एक निष्कर्ष देते हैं, विश्लेषण करते हैं। कहते हैं कि जवाब का एक हिस्सा भारत के अधिकांश टिप्पणीकार जो विश्लेषक हैं कहने से हिचकते हैं। वो क्या है? कॉकरोच इसलिए जीते क्योंकि वे रूड थे, वे अभद्र थे, वे गाली देते थे। यानी अगर कॉकरोच ये सब ना कर रहे होते तो वो कतई न जीतते। उन्हें रूड भी होना था, उन्हें अभद्र भी होना था, उन्हें वो गालियाँ भी देनी थी जिनसे सत्ता प्रतिष्ठान हिल जाए, और यही उसकी सफलता की कुंजी भी रही है तेलतुंबड़े के हिसाब से। उनका कहना है कि हर पीढ़ी अपनी ज़ुबान बनाती है। जेन जेड की ज़ुबान गाली गलौज वाली, व्यंग्यात्मक और अनुमति न मांगने वाली। वो आपसे कोई परमिशन नहीं मांग रही है। हम जो सोचते हैं, जो हमारे मन में आता है, हम उस तरह से अपने आप को व्यक्त करेंगे। जंतर मंतर पर जो पोस्टर लगे, जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनी, जो प्ले कार्ड शिक्षा मंत्री के घर के बाहर रखे गए, वे पुराने भारतीय आंदोलनों जैसे गंभीर, नैतिक और आदरपूर्ण बैनर नहीं थे। वे ग्रुप में जो चैट होती है बच्चों के बीच में या बड़ों के बीच में भी, उस तरह की थे। अभद्र, अश्लील, बेतुके और खुशी से अपवित्र। आप वर्ड्स पर गौर कीजिए, खुशी से अपवित्र, यानी जो नाखुशी है उसमें जो बेमतलब की खुशी एक पवित्रता पैदा कर देती है, वो भी उसमें नहीं है। ये भाषा ठीक उन लोगों को नाराज़ करने के लिए बनाई गई थी जिन्हें नाराज़ करना मकसद था। मतलब हमें ये लग रहा है कि स्वतः स्फूर्त ये भाषा निकल आई, जनजी की भाषा है, बिल्कुल है, लेकिन ये भाषा निर्मित हुई है उस सत्ता को चुनौती देने के लिए जो वो जिसको चुनौती वो देना चाहते थे। जो आरएसएस का इकोसिस्टम है उसमें जो स्वयंभू संस्कारी लोग और वे भक्त लोग जिनके लिए नेता के प्रति श्रद्धा लगभग एक नागरिक धर्म बन चुकी है, यानी लोगों से अपेक्षा की जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी की बिल्कुल श्रद्धापूर्वक आप उनको देखें और यही आपका धर्म है। एक नया धर्म इस तरह से गढ़ दिया गया है। तो तेलतुंबड़े साफ लिखते हैं, ये नाराज़गी कोई डिज़ाइन की गलती नहीं थी जो जेन ज़ेड ने किया, ये पूरा एक ऑब्जेक्टिव था कि ये आरएसएस के इकोसिस्टम को किस तरह से चैलेंज करना है, ध्वस्त करना है, जिसमें ज़बरदस्ती का एक धर्म पैदा किया गया है जिसमें नेता के प्रति श्रद्धा आपको रखना परम आवश्यक है, उसको तोड़ने के लिए। अश्लीलता जब पवित्र सत्ता के खिलाफ जानबूझकर इस्तेमाल की जाए और की जाती रही है, और इसका राजनीतिक इतिहास बहुत पुराना है और बहुत सफल भी है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है मानव इतिहास में, इसके पहले भी किसी न किसी जनरेशन ने इस तरह की भाषा ईजाद की और उससे चैलेंज किया सत्ता को। और उनका कहना है कि अधिकांश जो सम्माननीय टिप्पणी जो की गई हैं इस पर, इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती हैं कि ये भाषा जो है वो पूरी पवित्रतावादी जो राजनीति गढ़ी गई है जिसमें पवित्रता नहीं है। प्रधानमंत्री पवित्रता नहीं दिखाते हैं, उनके साथी पवित्रता नहीं दिखाते हैं, सब गाली गलौज करते हैं, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि सब कुछ पवित्र है और आपको इसके अनुसार काम करना है। तो इसको ध्वस्त किया। अब आइए कॉकरोच नाम की उत्पत्ति पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। 15 मई को जो सूर्यकांत हैं, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि वो सुनवाई कर रहे थे फर्जी कानूनी प्रमाण पत्रों के बारे में, और उन्होंने टिप्पणी कर दी कि बेरोज़गार युवा कॉकरोच जैसे हैं जिनका पेशे में या प्रोफेशन में कहीं स्थान नहीं है, वे सोशल मीडिया और एक्टिविज़म पर जाकर सब पर हमला करते हैं। ये एक अपमान था, वो अवमानना जो भारतीय समाज अक्सर चुपचाप सह लेता है, अभी तक चुपचाप सहता आया है, चाहे जो भी उनके बारे में कहे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक दिन के अंदर बोस्टन में पढ़ने वाला छात्र अभिजीत दीपके
एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है सभी कॉकरोचों के लिए, फॉर ऑल द कॉकरोच। पात्रता के नियम आधे मजाक में लिखे गए थे। इसके लिए बेरोजगार होना, आलसी होना, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना और पेशेवर रूप से रेंट करने में सक्षम होना। रेंट मतलब हमला करने, गाली गलौज करने, टिप्पणी करने, आलोचना करने में सक्षम होना। 78 घंटे में 3 लाख फॉलोअर्स हो गए थे, 5 दिन में 1 करोड़। ये संख्या सत्ताधारी पार्टी के का जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे भी ज़्यादा थी। एक अपमान जो पूरी पीढ़ी को शर्मिंदा करके चुप कराने के लिए किया गया था, 1 हफ्ते के अंदर ऐसा बैज बन गया जिसे कोई वापस नहीं ले सकता था। सब ने यहाँ अपने आप को कॉकरोच डिक्लेयर करके छाती ठोक के कहा कि हाँ, हम कॉकरोच हैं। ये क्लासिक राजनीतिक रणनीति है जिसे हम पुनः अधिकार या एप्रोप्रिएशन कहते हैं, यानी जो अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं हम उनको वापस आपसे लेना चाहते हैं, ले रहे हैं। सत्ता द्वारा गढ़ा गया अपमान इसमें हथिया लिया जाता है जो कॉकरोच कह के किया गया, और उसे सामूहिक पहचान का प्रतीक बना दिया जाता है, यानी हम सब कॉकरोच हैं। इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय सेंस कोलाट, ब्लैक पावर आंदोलन में ब्लैक, LGBTQ राजनीति में क्वीर, और भारत में दलित आंदोलन द्वारा दलित शब्द को रिक्लेम करना, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ मैं अपना भी एक जिक्र करना चाहता हूँ। मेरी एक कविता है, हम सब हरामजादे हैं। ये एक साध्वी ने कहा था कि हरामजादे और रामजादे, तो जिस तरह मैंने हरामजादे को लिया था कि हम सब हरामजादे, तो यही इस बात में भी आ रहा है कि जो गाली दी गई थी आपको, आपने उसी को अपना ऑनर टैग बना लिया। ये एक राजनीति का और रिक्लेम कर लिया। अब नारा था, व्हाट इफ ऑल द कॉकरोचेस केम टुगेदर। अगर सारे कॉकरोच एक हो जाएं तो फिर क्या होगा, यानी क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। ये नारा इसलिए शक्तिशाली था क्योंकि वो अश्लील नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि अपने अपमान को उसने सामूहिक शक्ति, कलेक्टिव पावर में तब्दील कर लिया। उसके आसपास की असभ्य भाषा उसी राजनीतिक उल्टाव का, उथल पुथल का हिस्सा थी। आगे की कार्रवाइयाँ भी उसी लाइन पर चली। शिक्षा मंत्री के दफ्तर में लीक प्लग करने के लिए डायपर भेजे गए, प्ले कार्ड ऐसे लिखे गए जिन्हें कोई अखबार पूरा नहीं छाप सकता। एक नारा बिना किसी शर्म के खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज़ घोषित कर रहा था। पुराने टिप्पणीकारों ने और कई अच्छी नीयत वाले उदारवादियों ने इसे किशोर जैसा, टीनेजर टाइप करार दिया। तेल तुंबड़े स्वीकार करते हैं कि ये क्रूड था, ये फॉर्म क्रूड था, लेकिन उनका कहना है वे गलत थे जब उन्होंने ये माना कि ये क्रूडनेस और राजनीतिक गंभीरता एक साथ नहीं चल सकती है। और यही इस लेख का सबसे गंभीर हिस्सा है। वो कहता है कि हर हेजेमोनिक वर्चस्ववादी व्यवस्था, यानी प्रभुत्वशाली व्यवस्था, न सिर्फ स्वीकार्य राजनीतिक राय तय करती है बल्कि स्वीकार्य राजनीतिक भाषा भी तय करती है। यानी वो अपनी राजनीति भी बनाती है और उस राजनीति की अपनी भाषा भी बनाती है। सभ्यता, सम्मान और शिष्टाचार उस अनुशासन का हिस्सा बन जाते हैं जिसके जरिए सत्ता असहमति को नियंत्रित करती है। यानी सत्ता डिसेंट को कुचल रही है, उसके खिलाफ जो भाषा घड़ी गई है वही शिष्टाचार बन जाती है। प्रदर्शनकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अन्याय का विरोध करते हुए भी विनम्र रहें, लेकिन वो इस विनम्रता को ठुकरा देते हैं। इतिहास बताता है कि बड़ी दरारें अक्सर इसी भाषाई समझौते को तोड़ने से शुरू होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विद्रोह की भाषा शायद ही कभी संसदीय होती है। वो भावनात्मक होती है, मेजर्ड नहीं होती है, बिल्कुल नाप तौल के नहीं होती है, मजाक उड़ाने वाली होती है, आदरपूर्ण नहीं होती है, जानबूझकर उल्लंघन करने वाली होती है।
और जो बात स्थापना को अश्लीलता लगती है वो अक्सर लंबे समय से जमा हुए अपमान और गुस्से की पहली सार्वजनिक अभिव्यक्ति होती है। आप समझ रहे हैं किस तरह से अनिल तेलतुंबड़े ने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है कि सच में असल में हो क्या रहा था। तेलतुंबड़े यहाँ जेम्स सी स्कॉट की प्रसिद्ध किताब का हवाला देते हैं जिसका नाम है डोमिनेशन एंड द आर्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस हिडन ट्रांसक्रिप्ट्स। स्कॉट के मुताबिक अधीनस्थ समूह सत्ता के सामने एक पब्लिक ट्रांसक्रिप्ट निभाते हैं, यानी विनम्रता और आदर का नाटक, लेकिन इसके पीछे एक हिडन ट्रांसक्रिप्ट होता है, मजाक, अवमानना, गुस्सा, अवहेलना, जिसे वे निजी जगहों पर रखते हैं। विद्रोह तब होता है जब ये छिपा हुआ ट्रांसक्रिप्ट अचानक सार्वजनिक चौक यानी जंतर मंतर पर आ जाता है। एक परत है जो विनम्रता के साथ चलती रहती है, एक परत उसके नीचे रहती है जिसमें मजाक, गालियाँ, अवमानना होती है और वो ऐसे उभर कर सामने आ जाती है। कॉकरोच आंदोलन ने ठीक यही किया। विनम्र समाज को झटका असल में अश्लीलता नहीं, झटका इस बात से लगा कि वे भावनाएं जो हमेशा से मौजूद थीं अचानक वहां बोल दी गईं, जहां राज्य और टेलीविज़न एंकर्स उन्हें सुन सकते थे। ये दिल्ली में हुआ, अगर कहीं दूर दराज होता तो अनदेखा भी कर दिया जाता। राज्य के पास नारे, याचिकाएं, ऑपेड जैसी मानक भारतीय सहमति का पूरा स्क्रिप्ट तैयार था। उसे वो चिल्लाकर, पैसा खर्च करके और बस इंतज़ार करके बेअसर कर लेता था, लेकिन हंसी उड़ाए जाने का कोई स्क्रिप्ट नहीं था। अश्लीलता और मजाक सत्ता से गरिमा का अनुरोध नहीं करते, वे उसे देने से इनकार करते हैं। जिस सरकार का पूरा अधिकार इस बात पर टिका हो कि उसे पूरी गंभीरता से लिया जाए, उसे मजाकिया बनाए जाने के खिलाफ कोई बचाव सत्तारूढ़ दल के पास, प्रधानमंत्री मोदी के पास नहीं होता। इतिहास एक लगातार सबक देता है, चाहे 1970 के दशक के फ्रांसीसी लेबल्स हों या जंतर मंतर के प्ले कार्ड, जो सत्ता खुद को गंभीरता से लिए जाने पर जोर देती है, वो लंबे समय तक हंसी का पात्र बने रहने के बाद शायद ही बचती है। लेकिन जब विरोधी खुद तय कर लेते हैं कि हंसी उनके स्तर से नीचे है, तो सत्ता आसानी से बच जाती है। तेलतुंबड़े का लेख अंत इन शब्दों से करते हैं कि होप द कॉकरोचेस आर लिसनिंग, यानी आशा है कि कॉकरोच सुन रहे हैं। कम से कम एक लंबे और असंभावित महीने के लिए ये भाषा कॉकरोचों की थी, और यह तब तक उनकी रहेगी जब तक वे चुप, विनम्र और आसानी से भुलाए जाने लायक बनने से इनकार करते रहेंगे। आनंद तेलतुंबड़े पेट्रोनेट के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, वे वगैरह 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 वगैरह, ये है उनका परिचय है। लेकिन उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि ये जो आंदोलन की भाषा है इसे भुलाना नहीं चाहिए, इसे जिंदा रखना चाहिए। ठीक है, कुछ भद्दे गाली के कुछ शब्द जो सीधे सीधे थे उनको हटा दें, लेकिन बाकी की जो धार है, जो मजाक है, जो कहना चाहिए कि आक्रमण है भाषा के ज़रिए, वो बिल्कुल कायम रहना चाहिए। तभी ये आंदोलन जिंदा रहेगा। अगर वो भाषा मरेगी तो आंदोलन भी मर जाएगा। आंदोलनकारियों को विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है, क्षमा प्रार्थी होने की ज़रूरत नहीं है, सत्ता के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, तनकर खड़े रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।